This question. Hello everyone, let's see this question. Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. सबसे पहले assertion बोल रहा है कि assertion में इन्होंने लिखा है a reaction can have zero activation energy. चलिए सबसे पहले assertion को समझते हैं. Zero activation energy. अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ अगर जा रही है, तो हम इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से बना रहे होते हैं, इस तरीके से बना रहे होते हैं, या फिर एक्सोथर्मिक है तो इस तरीके से, एंडोथर्मिक है तो ये ही ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ रह जाएगा. लेकिन मुद्दे की बात पर आते हैं कि ये बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाए, यानी कि ये वाला जो पीक है, ये पीक जो है वो जीरो हो जाए. क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा हो गया, लेट अस से मैं एक बार करके देखता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा. अगर ये जीरो हुई तो कुछ ऐसी कहानी हुई. एक्टिवेशन एनर्जी यदि जीरो हुई तो यही ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से सीधा प्रोडक्ट बनेगा. मतलब कुछ ऐसी कहानी. यह पॉसिबल है नहीं. रीजन कि सर अगर कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी है ही नहीं, सीधा इसी स्टेज पर है, तो सीधा प्रोडक्ट की फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा. रिएक्टेंट एग्जिस्ट ही क्यों करेगा? और अगर केवल सीधा प्रोडक्ट यानी कि एक ही चीज एग्जिस्ट कर रही होगी तो इसका मतलब तो रिएक्टेंट है ही नहीं, सीधा एक केवल प्रोडक्ट है, यानी कि कोई रिएक्शन हुई ही नहीं. तो इसका मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो की बात की जाए तो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट पॉसिबल. अगर जीरो एक्टिवेशन एनर्जी मान लीजिए अगर होती तो केवल प्रोडक्ट प्रेजेंट होता, रिएक्टेंट तो होता ही नहीं. और अगर रिएक्टेंट होता ही नहीं तो कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब अगर रिएक्टेंट नहीं होता तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट यानी कि कोई रिएक्शन की बात ही नहीं कर सकते थे. बिना रिएक्टेंट के कोई रिएक्शन कैसे हो सकती है, या फिर बिना प्रोडक्ट के कोई रिएक्शन कैसे हो सकती है? अब हम बोल रहे हैं कि आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी जीरो, यानी कि रिएक्टेंट है ही नहीं, सीधा प्रोडक्ट बन रहा है. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से सीधा प्रोडक्ट, यानी कि सीधा मिड स्टेप से सीधा प्रोडक्ट आया, रिएक्टेंट है ही नहीं, तो इट इज नॉट पॉसिबल. तो स्टेटमेंट वन जो है, स्टेटमेंट वन हो जाता है पोल्स. कभी भी सॉरी कभी भी कोई रिएक्शन होगी तो वो तभी होगी जब उसका कुछ न कुछ रिएक्टेंट रहे, कुछ न कुछ प्रोडक्ट बने. तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट, हो गया फॉल्स. यानी कि उसकी हमेशा कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो उसकी हमेशा कुछ न कुछ एक्टिवेशन होगी, भले थोड़ी कम ही हो लेकिन होगी. दूसरा, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the reactant molecule so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy. मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट. तो ध्यान से देखिएगा, अगर कोई रिएक्शन हो रही है, यहां पर आपके पास एनर्जी है और यहां पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एग्जैक्टली वही ग्राफ है जो पिछली बार था. हाँ जी. तो यहां पर देखेंगे कि अगर कोई रिएक्टेंट है और वहां से लेटर से कोई प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, तो ये बोल रहे हैं कि मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी, यानी कि इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट की ऑलरेडी है, उसके बाद जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा दी गई उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी. द एनर्जी अबाउट द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी. और ये इसको अगर जीरो से मेजर करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी. अब इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया था? The minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecule so that their energy becomes equal to threshold value. कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे कि अब रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी जो है वो आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए, तो दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, उसको हम लोग बोलते हैं. यानी कि जो स्टेटमेंट टू है, स्टेटमेंट टू जो है, स्टेटमेंट टू जो है दैट इज करेक्ट, है ना, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. यानी कि वन इज इनकरेक्ट, सेकंड इज ट्रू, एंड इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी वाले पार्ट से है, एक्टिवेशन एनर्जी पार्ट से. तो आंसर हो जाएगा ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू.